हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में श्रीलंका के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा था और ये समझा था कि किस तरीके से श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। आज हम बेल्जियम के एथनिक टेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे इस लेक्चर का नाम है एथनिक टेंशंस इन बेल्जियम। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है एथनिक टेंशंस इन बेल्जियम, जहां पर हम ये समझेंगे कि क्यों और किस तरीके से बेल्जियम में दो मेजर कम्युनिटीज के बीच में तनाव, टेंशंस की शुरुआत हुई। ये टॉपिक आपके चैप्टर में इस हिस्से में दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं एथनिक टेंशंस इन बेल्जियम। हम सभी ने पढ़ा था कि किस तरीके से श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन मेजर्स के वजह से काफी ज्यादा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसके वजह से सिविल वॉर हुई और काफी ब्लडशेड भी हुआ। और ये सब हुआ था क्योंकि वहां की सरकार ने सही टाइम रहते सही डिसीजंस नहीं लिए। लेकिन बेल्जियम का केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बेल्जियम में किसी भी प्रकार का वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। वहां पे थोड़ी सी टकराव हुई, तनाव हुआ दो ग्रुप्स के बीच में, लेकिन टाइम रहते ही वहां के लीडर्स ने सिचुएशन को बैलेंस किया, सिचुएशन को स्टेबलाइज किया। तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर कौन सी टेंशंस थी जो बेल्जियम में अराइज हुई और आखिर क्यों। आप सभी को याद होगा, पिछले लेक्चर्स में हमने बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था। हमने ये समझा था कि बेल्जियम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है। वहां पे तीन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सबसे पहले है वहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी जो कि डच भाषा बोलती है, और वो बेल्जियम के इस येलो रीजन में, जो कि फ्लेमिश रीजन है, यहाँ पर लोकेटेड है। इनके बाद आती है फ्रेंच भाषा बोलने वाली कम्युनिटी, जो कि बेल्जियम के साउथ में ये रेड वाला रीजन, जिसको वलून या वलूनिया बोला जाता है, यहाँ पर लोकेटेड है। और इसके बाद आते हैं जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, जो कि बेल्जियम के ईस्ट के तरफ लोकेटेड हैं। इसके अलावा बेल्जियम में एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जो कि वहाँ का कैपिटल रीजन है, जिसका नाम है ब्रसल्स, जो कि फ्लेमिश रीजन में ही लोकेटेड है। लेकिन ये रीजन बाइलिंगुअल है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच और डच दोनों ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ का कॉम्पोजिशन कंट्री से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं और डच भाषा बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में। अब हम इस एथनिक कॉम्पोजिशन को याद रखेंगे और देखेंगे हमारा सबसे पहला पॉइंट। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल। मतलब बेल्जियम की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, वो वहां की सबसे ज्यादा रिच और पावरफुल कम्युनिटी थी। 1950 से पहले बेल्जियम में फ्रेंच भाषा का दबदबा था। हम ये कह सकते हैं कि वहां पे फ्रेंच भाषा बोलने वाली कम्युनिटी, जो कि माइनॉरिटी है, उसके बावजूद वहां पे उनका ही डोमिनेंस था, क्योंकि फ्रेंच भाषा को उस वक्त वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल और सुपीरियर माना जाता था, क्योंकि वहां के जो भी एलीट ग्रुप्स थे, पावरफुल ग्रुप्स थे, लीडर्स थे, चर्च लीडर्स थे, वो सभी के सभी फ्रेंच भाषा बोलते थे। इसी के साथ साथ वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। सबसे पहले बेल्जियम के नॉर्थ से पहले साउथ में, यानी कि वलून रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, जिसके वजह से इस रीजन की जो सिटीज थी वो बहुत रैपिडली, जल्दी से ग्रो कर रही थी। तो जो भी देश की इकोनॉमिक पावर थी वो सारी की सारी इस वलून रीजन के पास थी, जिसके वजह से यहाँ पे रहने वाले फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा अमीर थे एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग पॉपुलेशन। इसी के साथ साथ वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी सभी की सभी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को ही दी जा रही थी, जो कि ऑब्वियस भी था, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज, सारी फैक्ट्रीज जो थी वो यहीं पे थी, जिसके वजह से इसी रीजन के लोगों को ज्यादातर जॉब्स मिल रही थी। इसी के साथ साथ जो भी पॉलिटिकल पावर थी वो भी फ्रेंच लोगों के हाथ में ही थी, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो ज्यादातर फ्रेंच भाषा ही बोलते थे। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स में, पब्लिक सेक्टर्स में भी डच के ऊपर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को ही प्रायोरिटी और प्रेफरेंस दी जा रही थी। इन सभी बातों की वजह से डच भाषा बोलने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी होती थी, जिसके वजह से दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। मतलब कि जब उन्होंने देखा कि फ्रेंच भाषा बोलने वाली कम्युनिटी को इतने ज्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, हर तरीके से उनके हाथ में पावर है, तो उससे डच भाषा बोलने वाले लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हुई,
और उन्होंने इस बात का विरोध किया, यानी कि इस बात को रिजेंट किया। वो नापसंद करते थे इस बात को कि किस तरीके से वो एक देश में मेजॉरिटी है, लेकिन उनके कल्चर को फिर भी इंफीरियर फील कराया जा रहा है। डच भाषा बोलने वाले लोगों को इनफैक्ट ये फील होता था कि वो अपने देश के सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। सेकंड क्लास सिटीजन्स का मतलब है कि वो उस देश के नागरिक हैं, वो उस देश के ऑफिशियली सिटीजन्स हैं, लेकिन वहां की दूसरी कम्युनिटी जितना उनको राइट्स नहीं दिया जा रहा है, प्रिविलेजेस नहीं दिए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी जा रही हैं, ऐसे ही सिटीजन्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स बोला जाता है। और इसीलिए डच भाषा बोलने वाले लोग इस बात को काफी ज्यादा रिजेंट करते थे। अब इसके बाद क्या होता है? Tensions between the two communities increased in the 1950s and 1960s. अब 1950s और 1960s में एकदम से ये सारे तनाव, ये सारी टेंशन्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। अब इसका कारण क्या था, मैं बताती हूँ। 1950 से पहले तो बेल्जियम में फ्रेंच का दबदबा था, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का दबदबा था। लेकिन 1950 के बाद बेल्जियम की जो सिचुएशन थी वो एकदम से बदल गई और ऑपोजिट हो गई। 1950 के बाद से बेल्जियम में फ्रेंच के जगह डच भाषा बोलने वाले लोगों का दबदबा हो गया। मतलब 1950 के बाद से क्या हुआ, जो इकोनॉमिक पावर अभी साउथ के वलून रीजन के पास थी वो डिक्लाइन होने लग गई। ये इकोनॉमी वाइज डिक्लाइन होने लग गया रीजन, जिसके वजह से जो फ्लेमिश रीजन था वो धीरे धीरे राइज होने लग गया। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, बिजनेसमैन थे, वो ज्यादातर अब नॉर्थ के फ्लेमिश रीजन को प्रेफरेंस देने लग गए, जिसके वजह से जो एम्प्लॉयमेंट थी वो सारी की सारी इस रीजन में आ गई और वलून रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। तो अब जो डच भाषा बोलने वाले लोगों का जो इलाका था, जो रीजन था, वो पावरफुल बनते जा रहा था, वहां पे उनके पास इन्फ्लुएंस आते जा रहा था, उनकी भाषा को भी एक अच्छा दर्जा दिया जा रहा था और उन्हीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी जा रही थी। इसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल पावर अब तक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के पास थी, वो भी शिफ्ट होने लग गई थी डच भाषा बोलने वाले लोगों के तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि 1950 के बाद से बेल्जियम में डेमोक्रेसी अच्छे से इस्टेब्लिश होने लग गई थी और डेमोक्रेसी के अंतर्गत बेल्जियम में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था न्यूमेरिकल मेजॉरिटी के बेसिस पे। अब क्योंकि बेल्जियम में डच मेजॉरिटी में थी, उनके नंबर ज्यादा थे, तो उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी, जिसकी मदद से अब डच भाषा बोलने वाली कम्युनिटी पूरे देश को इन्फ्लुएंस कर रही थी, डिसीजंस ले रही थी और गवर्नेंस में पार्ट ले रही थी। अब जब 1950 में डच के पास पावर आ गई और ये पावर शिफ्ट हो गया, तो उसके वजह से फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को तकलीफ होने लग गई। उनको ये डर लगने लग गया कि इतने सालों से जो उन्होंने एक इन्फ्लुएंस, एक दबदबा मेंटेन करके रखा था, उन्हें जो इतने प्रिविलेजेस मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी और यहाँ तक कि उनकी जो भाषा थी उसको एक अच्छा दर्जा मिल रहा था, अब वो कहीं सब खो ना जाए। जिसके वजह से फ्रेंच भाषा बोलने वाली कम्युनिटी ने धीरे धीरे डेमोन्स्ट्रेशंस करनी शुरू कर दी और कुछ डिमांड्स मांगने शुरू कर दिए। उन्होंने बोला कि फ्रेंच भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि इस वलूनिया रीजन को रीजनल ऑटोनॉमी दे दी जाए और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल मेजॉरिटी के बेसिस पे डच भाषा बोलने वाली कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ऐसा भी ना हो। अब जब उन्होंने ये सारी डिमांड्स आगे रखी, ये सारी बातें बोली, तो डच भाषा बोलने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि इतने सालों से फ्रेंच भाषा बोलने वाली कम्युनिटी को इतने प्रिविलेजेस मिले, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, उन्होंने इतने सालों तक बेल्जियम पे एक तरीके से राज किया, डिसीजंस लिए, लेकिन अब जब फाइनली बेल्जियम में इक्वालिटी आ रही है, फाइनली डच भाषा बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, पावर मिल रही है, सब कुछ उनके हाथ में आ रहा है धीरे धीरे, तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को इससे तकलीफ हो रही है, जिसके वजह से उन्होंने भी इस बात का विरोध किया और इसी वजह से 1950s और 1960s में एकदम से दोनों कम्युनिटीज के बीच के जो टेंशन्स थी, जो तनाव थी, वो बढ़ गई। अब इसके बाद क्या होता है? द टेंशन वॉज मोर अक्यूट इन ब्रसेल्स। ये जो टेंशन थी, ये जो तनाव था, सबसे ज्यादा अक्यूट, मतलब सबसे ज्यादा सीरियस और सबसे ज्यादा इंटेंस जो था वो ब्रसेल्स में था, मतलब कि बेल्जियम का कैपिटल रीजन।
ऐसा क्यों? Because Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. हमने अभी ही रिवाइज किया था कि ब्रसेल्स में डच भाषा बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे, और यही वहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डच कम्युनिटी कंट्री लेवल पर गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस कर रही थी, डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रही थी, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय कर रही थी, वो सेम कम्युनिटी ब्रसेल्स में माइनॉरिटी थी, जिसकी वजह से वो कंट्री लेवल पर तो कंट्रोल कर पा रही थी, लेकिन जो कैपिटल रीजन था, जो किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर होती है, उसी रीजन में डच एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी। अब यहाँ पर उनको ये डर लगने लग गया कि कहीं फ्रेंच, जो ब्रसेल्स में मेजॉरिटी है, वो कहीं इसका फायदा ना उठाए, कहीं वो फ्लेमिश रीजन में अपनी मेजॉरिटी को एक्सपैंड ना करने लग जाएं, अपनी भाषा को डोमिनेंट ना बनाने लग जाएं। और इस बात के वजह से डच भाषा बोलने वाले लोगों ने भी डिमांड्स रखनी शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज रूल्स बना दीजिए और टेरिटोरियल बाउंड्रीज क्रिएट कर दीजिए, जिसकी मदद से उनका कल्चर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और फ्रेंच जो है वो अपनी मेजॉरिटी का फायदा नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर असल में क्या हो रहा था कि दोनों ही कम्युनिटीज को एक दूसरे से डर लग रहा था। दोनों को लग रहा था कि कहीं दूसरी अपनी पावर का मिसयूज ना कर ले, एक को लग रहा था कि कहीं दूसरी अपनी मेजॉरिटी का फायदा ना उठा ले, तो दूसरी कम्युनिटी को लग रहा था कि सामने वाली कम्युनिटी कहीं अपनी भाषा का फायदा ना उठा ले। और इसी वजह से ब्रसेल्स में स्पेशली काफी ज्यादा एथनिक टेंशंस जो थी वो इंक्रीज हो गई। और इन्हीं टेंशंस की वजह से एक आइडिया जो था वो बार बार सामने रखा जा रहा था कि क्यों ना हम बेल्जियम को डिवाइड कर दें, क्यों ना हम पार्टीशन कर दें और दोनों ही जगहों को, दोनों ही रीजन को अलग अलग ऑटोनॉमी दे दें। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस स्टेप होता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वायलेंस जो हो सकता था वो ब्रसेल्स में होता। सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन जो अराइज होती वो भी ब्रसेल्स में होती। क्यों? क्योंकि वो रीजन वैसे तो फ्लेमिश का पार्ट था, लेकिन वहां मेजॉरिटी तो फ्रेंच की थी ना। तो अगर आप दोनों ही रीजन को अलग कर देंगे, अलग कंट्री बना देंगे, तो ब्रसेल्स किसका हिस्सा होगा? फ्लेमिश का या फिर वलून का? इसीलिए ये स्टेप काफी डेंजरस था और लीडर्स ने रियलाइज किया कि हम इस तरीके से नहीं आगे बढ़ सकते, हमें एक स्टेबल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और इस डाइवर्सिटी को किसी तरीके से अकोमोडेट करना पड़ेगा। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में अगले लेक्चर में। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया? हमने ये समझा कि बेल्जियम में किस तरीके से हमेशा से फ्रेंच भाषा बोलने वाली कम्युनिटी रिच थी, पावरफुल थी, उनकी भाषा काफी वेल एस्टैब्लिश थी, जिसकी वजह से वहां के डच भाषा बोलने वाले लोगों को तकलीफ थी, वो इस बात का विरोध करते थे। लेकिन 1950s और 1960s में दोनों की ही टेंशंस इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो पावर का जो स्ट्रक्चर था वो बदल गया। अब पावर शिफ्ट हो गई थी डच बोलने वाले लोगों के पास, जिसकी वजह से दोनों ही कम्युनिटीज के बीच का तनाव बढ़ गया। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी वो ब्रसेल्स में थी, जो कि कैपिटल था, क्योंकि वहां की एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। वहां पर डच भाषा, जो कि वैसे कंट्री लेवल पर मेजॉरिटी में थे, वो इस ब्रसेल के इलाके में माइनॉरिटी में थे, और इसी के वजह से वहां पे एथनिक टेंशंस जो थी वो दिन ब दिन इंक्रीज होती गई। तो बस इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है, जिसका नाम था एथनिक टेंशंस इन बेल्जियम। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में। थैंक यू।